सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, इंसान जब किसी मुश्किल में पड़ जाए तो समझे कि उसका असल इम्तिहान शुरू ही तब होता है कि वो अपनी मुसीबत को आखिर किस अंदाज से हैंडल करेगा। मेरे ख्याल से यूँ अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जी मुसीबत इंसान की आजमाइश करने के लिए उतरती है और मुसीबत किसी भी तरह की हो सकती है। कोई शख्स कर्ज़ में डूबा हुआ हो सकता है, किसी का बहुत प्यारा इस दुनिया से चला जाए, ये भी एक मुसीबत है। अच्छा, मुसीबत की आप समझ लें इकसाम है और वो मुख्तलिफ़ नौइयत की हो सकती हैं, लेकिन इसका मकसद इंसान का इम्तिहान ही होता है। अच्छा, जो मुश्किल में घबराने की बजाय अल्लाह पर भरोसा कर जाए, तवक्कुल कर जाए, तो वो दुनिया में तो कामयाब होता ही है, साथ ही साथ आखिरत में भी कामयाबी उसके कदम चूमती है। और जो मुसीबत में घबरा गया और घबरा कर, आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी किस्मत को ना बड़ा बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ इर्द गिर्द के लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं, दूसरों को कहते हैं तुम्हारी वजह से मुसीबत है, तुम जिम्मेदार हो, फलां जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। तो फिर ऐसे शख्स जो इस तरह की हरकत करते हैं, यकीन जानिए वो मुसीबत के इस इम्तिहान में बुरी तरह से फ़ेल हो जाते हैं और इसकी असलियत भी आप समझ लें कि खुलकर सामने आ जाती है। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चा मुसलमान है वो मुसीबत में घबराता नहीं है। अब ऐसी एक कहानी है जिसमें एक शख्स किसी मुश्किल में फंसता है तो वो सब्र से काम लेने के बजाय हर किसी को ना तनकीद का निशाना बनना शुरू कर देता है। कहानी ज़रा सुनिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में एक गरीब आदमी का गधा कीचड़ में फंस गया। अब एक तो जंगल था, दूसरा मौसम ख़राब था, सर्दी के मौसम में तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। अब गरीब आदमी समझ लें कि हर तरह से मुश्किल में था और उस मुसीबत ने गरीब आदमी को बड़ा वो कर दिया, मुश्किल टाइप कर दिया। और इस वजह से ये पता वो गरीब आदमी था और इस वजह से वो बुखलाहट के आलम में कह लें कि गधे से लेकर मुल्क के बादशाह तक सबको बुरा भला कहने लगा। अब हुआ क्या, इत्तेफाक से ना इस दौरान बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ उस तरफ से गुजरा। उसने ये बदकलामी अपने कानों से सुन ली, वो वहीं रुक गया। इस ख्याल से बादशाह अपने सिपाहियों की तरफ देखने लगा कि वो इस मामले में अपनी राय दें। एक सिपाही ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर ये गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। अच्छा, बादशाह सुनकर मुस्कुराया, बड़े सब्र से बड़े तहम्मुल से बोला कि बेशक इसने गुस्ताखी की है, लेकिन दरअसल इसको इस मुसीबत ने कह लें कि हवास बाख्ता कर दी है जिसमें ये फंसा हुआ है। बादशाह ने कहा कि इसे सज़ा देने के मुकाबले में ज़्यादा मुनासिब शायद ये होगा कि इसे मुसीबत से निकाला जाए, फौरी तौर पर निकाला जाए और इसके साथ एहसान किया जाए। ये कहकर बादशाह ने उसका जो गधा है वो कीचड़ से निकलवाया और उसे सवारी के लिए घोड़ा दिया और नकदी भी अता की। अब इनाम अता करने के बाद बादशाह आगे बढ़ गया तो बादशाह के एक सिपाही ने गरीब गधे वाले से कहा कि तूने अपनी हलाकत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसे खुदा का ख़ास इनाम ख्याल करके कि तेरी जान बच जाए। और जिस पर वो गरीब शख्स ये बोला कि भाई मैं अपनी हालत के मुताबिक बकवास कर रहा था। अच्छा, बादशाह ने अपनी शान के मुताबिक मुझ पर वो कहता करम कर दिया। अब सच ये कि बुराई के बदले भलाई करना बेहतरीन अमल है। हज़रत सादी उन्होंने इस हिकायत में कुरान मजीद की इस आयत की तशरीह की है जिसमें ये फरमाया गया है कि जो तुझसे ताल्लुक़ तोड़े तो उससे ताल्लुक़ जोड़, जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, तो उसे दे। इसमें कोई शक नहीं कि खुदाई कानून में भी बदला और ये जो इंतकाम है इसकी इजाज़त है, लेकिन सबसे अफजल बेहतरीन ये है कि बुराई करने वाले के साथ भलाई कर दें। लेकिन हमारी सियासत को अगर देखें तो यहाँ भलाई का तो शायद ज़माना ही नहीं रहा और भलाई के बदले में भी बुराई की जाती है। हालांकि बुराई के बदले में भलाई कर दें, यहाँ कोई भलाई करता है तो बदला बुराई से दिया जाता है। हमारे रहनुमाओं पर जब भी कोई मुसीबत आती है, अखाक मुकदमात की सूरत में हो, इंतखाबात हार जाने की सूरत में हो, हर तरह की सूरत में हमारे जो रहबर है ना वो सब्र नहीं करते, इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं, हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अपोजिशन इंतखाबात हारी तो इसने इदारों को इसका ज़िम्मेदार करार दिया, आपको याद होगा। अब अपोजिशन के लिए आप कह लें कि हार एक मुसीबत के तौर पे सामने आई, लेकिन बजाय इसके कि अपोजिशन इस मुश्किल से कुछ सीख ले, सीखने की कोशिश करे, इन्होंने क्या किया, इदारों की तज़हीक शुरू कर दी, इल्ज़ामात शुरू कर दिए।
अब ठीक इसी तरह हमारे रहनुमाओं से जब सवाल पूछा जाता है कि बताया जाए कि अरबों रुपए कहाँ से आए, खरबों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट्स में कैसे हुई, तो हमारे रहबर इसका जवाब देने के बजाय इंतकामी कार्रवाई का राग अलापना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे सियासी रहनुमाओं के पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर इनको जेल की हवा खानी पड़ती है, फिर इन्हें अदालतें सज़ा देती हैं। और जब अदालतें सज़ा का अमल शुरू करती हैं तो ये जो हमारे सियासी रहनुमा हैं इस पर भी एतराज़ात उठाते हैं। अब वो मुसीबत जो हमारे रहबर खुद अपने लिए खड़ी करते हैं लेकिन बाद में उसी से घबरा कर जेल की सलाखों के पीछे दबाव महसूस करते हैं। इंतकाम हो गया, इंतकाम, इंतकामी कार्रवाई, इसका शोर डालना शुरू कर देते हैं, नैब पर चढ़ दौड़ते हैं। फिर ऐसे में नैब को काला कानून कह दिया जाता है। फिर हुकूमत के बकौल ऑपोजिशन एनआरओ लेने के लिए दबाव डालती है, और जब हुकूमत किसी दबाव में आती नहीं है और अपने एहतसाब के असूल पर डटी रहती है तो फिर यही ऑपोजिशन इकट्ठी होकर हुकूमत को सड़कों पर एहतजाज की सूरत में, जलसों की सूरत में प्रेशर में लाने की कोशिश करती है, जिसको आम अल्फाज में ब्लैकमेलिंग ही कहा जाएगा। ब्लैकमेल किया जाता है। और जब हुकूमत को अपोजिशन की इन तहरीकों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत नहीं होती ब्लैकमेल, तो फिर ऐसे में अपोजिशन महंगाई को ढाल बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए चल निकलती है। अच्छा, इमरान खान साहब बजाते खुद ये कह चुके हैं कि अगर मैं आज अपोजिशन को एनआरओ दे दूं तो फिर क्या होगा, अपोजिशन तमाम रुकावटें ख़त्म कर देगी। लेकिन हुकूमत अपने एहतसाब के मकसद से 1 इंच भी कह लें कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हुकूमती वज़रा के मुताबिक अपोजिशन एनआरओ लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अब हुकूमत के नैब ऑर्डिनेंस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये है कि जी हुकूमत ने ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये अपने आप को एनआरओ देने और ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब है ना उनकी मुद्दत में तोसी करने के लिए जारी किया, ताकि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ अपनी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं इनको जारी रख सके। ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा। जी, सुना आपने अब्बासी साहब को। हुकूमत ने जब पहली बार नैब ऑर्डिनेंस जारी किया तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों ने इस पर एतराज़ात उठाए थे। और अपोजिशन ने जो तनकीद की थी वो ये थी जी कि ऐवान सदर का दफ्तर ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बना हुआ है। और हुकूमत का ये कहना है कि जी अब अपोजिशन अपने मुकदमात की मुसीबत से निकलने के लिए ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ना इसको मुतनाज़ बनाना चाहती है। जबकि शाहिद खान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे कि जी नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत कह दे कि ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ नून लीग पर होगा, चेयरमैन नैब ताहयात होंगे और उन्हें हटाने का इख्तियार सदर को मिल गया है। अच्छा, मजीद क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। कहते हैं जी हुकूमत जितनी भी चोरी कर ले वो माफ़ है, अवाम को दिखाएं कि नून लीग ने क्या करप्शन की है। मौजूदा हुकूमत की करप्शन तो अवाम के घरों तक जा पहुंची है, ऐसा उन्होंने कहा। किस हवाले से जी कहते हैं जी 120 रुपये फ़ी किलो चीनी में से 70 रुपये इमरान खान और उनके वज़रा की जेब में जा रहे हैं। ब्रॉडशीट में किसने किसको पैसे दिए कोई नहीं जानता। अब हुकूमत कहती है कि अपोजिशन महंगाई को बहाना बना रही है, इनका असल मकसद अपने केसेस से छुटकारा हासिल करना है। अब सवाल ये है कि हुकूमत ऐसा क्यों सोचती है। मेरे ख्याल से हुकूमत इसीलिए ऐसा सोचती है क्योंकि शाहिद खान अब्बासी हूँ या फिर कोई भी अपोजिशन का रहनुमा हो, आपको पता है इनकी गर्दान इंतकामी कार्रवाइयों और नैब ऑर्डिनेंस से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, महंगाई पर। और फिर ऐसे में हुकूमत को ये सवाल उठाने का मौका मिल जाता है कि जी अपोजिशन इंतकामी कार्रवाइयों की बात में महंगाई को दरमियान में क्यों लेकर आती है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब भी इस नैब ऑर्डिनेंस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट की है, क्या लिखते हैं ज़रा ये स्क्रीन पे भी चला दीजिएगा नाज़रीन। वो ट्वीट में लिखते हैं कि जी इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के ज़रिए ख़ुद को और अपनी हुकूमत को एनआरओ दिया। और अगर इस बारे में कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किस तरह काम किया है तो ये जो तरमीम है ना इस शैतानी ज़हनियत का वाज़ेह मज़हर है। अब ये एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। अब अपोजिशन के नैब ऑर्डिनेंस पर ख्यालात बड़े क्लियर है, वाज़ेह हैं। और नून लीग इस उम्मीद का इजहार भी कर रही है कि हुकूमत जितने मर्जी गड्ढे खोद ले वो खुद उसी गड्ढे में एक दिन आ गिरेगी। इसीलिए नून लीग ये भी कह रही है कि जी नैब के प्रोसिक्यूटर और मुलाजमीन एक दिन कटहरे में खड़े होंगे। ये लोग सिर्फ ऑर्डिनेंस की मार हैं, एक ऑर्डिनेंस की। अच्छा, हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी बार तरमीम की है और इसीलिए अपोजिशन परेशानी का शिकार नज़र आती है, जिसका वाज़ेह सबूत है कि वावेला कर रहे हैं। जब आप शोर मचाएंगे, वावेला करेंगे तो बात क्लियर है। अच्छा, नैब के ऑर्डिनेंस की तरमीम की कहानी पर अगर मैं बात करूं
तो जी हुकूमत नैब का तीसरा जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2021 वो जारी कर चुकी है। अब इसके तहत ज़रा सुनिएगा, धोखाधड़ी और जो फ्रॉड के केसेस हैं वो वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए। अब ये 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के जो तमाम मुकदमात है वो नैब सुन सकेगा। आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, मरियम नवाज़ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात जारी रह सकेंगे और चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया है। अच्छा, नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और जो हटाने का इख्तियार है वो सदर ममलिकत को होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही बुनियाद होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि इस ऑर्डिनेंस में अपोजिशन के लिए कोई एनआरओ नहीं है, इसीलिए अब अपोजिशन महंगाई पर सियासत करके हुकूमत को सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा नाज़रीन, महंगाई से मुझे याद आया कि महंगाई पर ये हमजा शहबाज साहब भी कुछ फरमा रहे थे। टीम ज़रा क्लिप होगा चला दीजिएगा। जरा सुना आपने हमजा को। हमजा शहबाज ये समझते हैं कि हुकूमत का यौम हिसाब जो है ना वो बड़ा करीब है, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई करके अपनी जेबें तो भरी है लेकिन अवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दी है। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दी है। अब नाज़रीन, अपोजिशन की इस बात में वज़न तो है कि महंगाई ने तमाम जो अगले पिछले रिकॉर्ड हैं वो तोड़ कर रख दिए। अगर मैं महंगाई के अदाद शुमार की बात करूँ तो ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उससे पैमाइश करदा महंगाई जो है वो 4 माह, आप ज़रा सुनिएगा, जो ये महंगाई है 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। ये वो अरसा है जब तेल की जो आलमी कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब जुलाई से अक्टूबर तक की बात करूँ तो इसके दौरान महंगाई सालाना बुनियादों पर बढ़कर तकरीबन ज़रा सुनिएगा 8.74% हो गई है। अप्रैल की महीने की बात करूं तो 11.1% तक बढ़ने के बाद महंगाई में कमी आना शुरू हुई थी और उसकी बुनियादी वजह ये जो ज़राई मसनूआत की कीमतें हैं ना उसमें कमी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उस वजह से ये जो रुझान है ये भी तब्दील होना शुरू हो गया। फिर ये जो अशर खुरोनोश की कीमतें हैं अब भी बुलंद सतह पर हैं और अक्टूबर के दौरान शहरी इलाकों में इस महंगाई में सालाना बुनियादों पर 9.4% और माहाना बुनियादों की बात करें तो 1.5% का इजाफा देखा गया। अगर देही इलाकों की बात करें तो ये इजाफा सालाना बुनियाद पर 7.2% और माहाना बुनियाद पर 2.6% रहा है। अब नाज़रीन, महंगाई है, ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को ये फिर भी कम लग रही है, क्योंकि अब ये शौकत तरीन साहब ने आवाम को एक बार फिर से ये जो बिजली है और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे से खबरदार किया है। अब महंगाई हुकूमत के बस से बाहर है और अपोजिशन ज़ाहिरी बात है इसे ढाल भी बनाएगी, इस पर अपनी सियासत भी चमकाएगी और चमका भी रही है। एहसन इकबाल साहब की क्लिप चलाइएगा। सुना आपने एहसन इकबाल साहब को। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी कायदे आज़म के पाकिस्तान को बचाने के लिए कोशां है या सरगर्म है। अच्छा, 2018 में नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और धोखा दिया गया। अब ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। यानी एहसन इकबाल साहब भी सीधा सीधा पता क्या पढ़ रहे हैं, नोहा, कि हुकूमत ने आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए लेकिन आवाम के हाथ सिर्फ गुर्बत आई और कुछ नहीं आया। एहसन इकबाल साहब ये भी कह रहे हैं कि जी तब्दीली आवाम के लिए एक बड़ा डरावना सा ख्वाब बन गई है। और एहसन इकबाल साहब सिंध के दौरे पर थे और वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि जो हैदराबाद की अवाम है उनसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में ज़बरदस्त काम किया और सिंध के अवाम पंजाब जाएं, हमारी परफॉर्मेंस को देखें, हमारी कारकर्दगी को देखें और अगली बार सिंध में नून लीग को मौका दें। और मैं सिंध वालों को मनी बैक गारंटी देता हूँ कि नून लीग सिंध के अवाम को डिलीवर करके दिखाएगी। अब सियासी तर्ज़कार ये कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब पीपल्स पार्टी को बेसिकली ये चैलेंज कर रहे हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी को अलग ललकार रहे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब महंगाई का जिम्मेदार तो हुकूमत को ठहरा रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत पर एक और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, वो ये कि जी इस वक्त मुल्क में इंतशार फैल रहा है और ये इंतशार फैलने की या फैलाने की जिम्मेदार ये कहते हैं मौजूदा हुकूमत है। जबकि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि नून लीग एनआरओ लेने के लिए और अपनी सफ़ों में इंतशार पर पर्दा डालने के लिए महंगाई और मुल्क में इंतशार का ढिंडोरा पीट रही है। अच्छा, ज़राए से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक नून लीग की अपनी सफ़ों में बहुत कह लें कि शिद्दत की फूट पड़ी हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में फ़ैसला साजी का मामला अब तक हल नहीं हो सका है
और पार्टी नून लीग के जो कायद और सदर शहबाज शरीफ के अलग अलग फैसलों की वजह से कहने के गोमगो का शिकार भी है। और ख़बरों के मुताबिक कमज़ोर और अलग अलग फैसलों की वजह से पार्टी में जो तकसीम है वो बढ़ने लगी है। और इसके सबूत में ये बात की जा रही है कि जावेद लतीफ़ साहब ने वो जो जारी शोकस नोटिस था उसका अब तक शहबाज शरीफ साहब को कोई जवाब नहीं दिया। और जावेद लतीफ़ इस पर यह कहते हैं कि जहां जवाब देना था ना वहां जवाब दे दिया। अब ज़रा ये भी कहते हैं कि जी सनाउल्लाह ज़हरी के पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बावजूद नून लीग उन्हें डी-सीट ना कर और किसी पार्टी ओहदेदार ने सनाउल्लाह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू तक नहीं किया। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनके अलग अलग जो फैसले हैं ना, इसकी वजह से पार्टी का एक मुत्तफिक का जो बयानी है वो नहीं बन सका है और डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जी नून लीग के लिए ये अच्छी बात नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो मंजूर वसान साहब हैं वो हुकूमत को बड़ी बुरी खबरें सुना रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने, नून लीग पहले भी पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाती रही है जी कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में शायद कोई डील हो गई। और अब मंजूर वसान जिस तरह की बातें कर रहे थे, आपने सुना, इससे नून लीग को मज़ीद आप कह लें कि शक पैदा हो गया होगा कि शायद वाकई पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में कोई मामला तय पा गए हैं। अच्छा, खबर अब एक और ये भी है कि जी इस तरह की बातें यकीनी तौर पे हो रही हैं और अपोजिशन को और हुकूमत को अब इलाज से कह लें कि अपनी मदद के तहत अब निकलना होगा। और मेरे ख्याल से जो एक दूसरे पर ब्लेम गेम की जा रही है ना, ये मसाइल को बढ़ाएगी और इन सब के लिए इंडिविजुअली मसाइल को बढ़ाएगी। ये ब्लेम गेम को फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाजी मुजाहिरों से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना यह था कि कठपुतली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मुल्क भर के अवाम IMF और PTI हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पंजाब और सिंध में जो अशिया की कीमतें हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। और पंजाब में चीनी 90, कराची में 120 रुपये किलो है। सिंध हुकूमत से कीमतें कंट्रोल नहीं होती हैं। सिंध हुकूमत ने गंदम को ताख़ीर से रिलीज़ किया और मज़ीद कहा कि बिलावल आइंदा महंगाई के हवाले से जुलूस निकालें तो वज़ीर आला सिंध ऑफिस के सामने निकालें। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब, फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को मशवरा दे रहे हैं। टीम आपके पास वो शॉट होगा, जरा चलाएगा, आप भी जरा सुनिएगा कुंडी साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। चलाएगा फवाद साहब का ये शॉट जी। तो नाज़रीन, आपने भी सुना फवाद का क्या कहना है, फैसल साहब आपने भी सुना, फैसल साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने शॉट दिखाया, इसको मैंने इसके स्टेटमेंट देखी है। पहली बात तो यह है कि पीटीआई के पास एक झूठों का ब्रिगेड है, फेक न्यूज की एक बोलचाल है जो कि ये नशर करते हैं सारा दिन। चंद दिन पहले आपने सुना होगा फवाद चौधरी साहब का वो क्लिप भी कि मैं TLP वालों को जो है बर्दाश्त नहीं करता और हुकूमत फैसला कर लेगा, हम इनको सबक सिखाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और वज़ीर आज़म कहीं पे ब्लैकमेल नहीं होते, तो ये तो ब्लैकमेल नहीं हुए, तो उनके सामने लेट गए थे। ये जो फवाद चौधरी जिसके मुतालिक कहते थे कि जी मुनीबुर रहमान को जो है वो दिन में जो है कुछ नजर नहीं आता और रात को चांद क्या देखेंगे, तो उन्होंने तो इनको रात को भी चांद दिखा दिया और दिन को भी चांद दिखा दिया। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो चीज उन्होंने कही वो मैं टीवी पे जो है उसका मैं नहीं कह सकता कि क्या है। थोड़ी सी जुरत गालिबन बोल टीवी ने की और फिर आपने देखा कि पैमरा ने किस तरीके से आपके ऊपर जो है एक काला कानून नाफिज किया, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उसके शोकास के, बगैर किसी उस चीज के आपके जो है आपके चैनल को ऑफ एयर उन्होंने कर दिया था। फवाद चौधरी साहब बताएं कि क्या पंजाब में जो उन्होंने कीमत की, क्या वाकई वो उस कीमत पे पंजाब में ये चीजें अवेलेबल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अवेलेबल हैं? ये जो है सिंध पे जो है इल्जामात लगाते हैं, ये तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें सिंध हुकूमत ज्यादा करती है। हमें तो वजीर आजम साहब माजी में यही कहते थे ना कि जहां पर पेट्रोल की कीमतें चढ़ेंगी, जहां पर डॉलर जो है वो रुपए डिवेल्यू होगा तो वजीर आजम चोर होगा।
तो हमें बताएं कि अब हम क्या करें, बिल जलाएं, सिविल नाफरमानी करें। आप तो वजीर आजम, तो अब हम तो नहीं कहते, इन्होंने खुद कहा था कि वो चोर होगा। आज जिस तरीके से टीएलपी के साथ उन्होंने डील किया, लोगों को शहीद करवा के, अवाम को शहीद करवा के, पुलिस के लोगों को शहीद करवा के, और जब बलूचिस्तान में एक लाशें पड़ी हुई थी हमारे हजारा बिरादरी की, तो उस वक्त ये कह रहा था कि मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। इधर तो आप टीएलपी के सामने लंबे लेट गए हैं और कहते थे कि ये तो इंडियन एजेंट हैं, ये फलां हैं, ये ढिंग हैं। ये लोग कहते थे ना, मैं तो नहीं कहता था, आपकी टीवी हम सुनते थे। तो अब बताएं कि आपने इंडियन एजेंट के साथ कैसे फिर मजाकरात किए, कैसे उनकी बातें मान ली। तो ये चीजें वो करें जो फवाद चौधरी साहब को पता हो। और दूसरी बात यह, फवाद चौधरी साहब का तो कोई पता नहीं है आज वो किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं इमरान खान साहब को। किसी वक्त इनको अगर कोई खुशबू आ गई तो ये उठ के दूसरी किश्ती में छलांग लगाने में सेकंड नहीं लगाएंगे और पता नहीं किसी और की फिर कंपेन कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा फैसल साहब आगे चलते हैं। अब हुकूमत ये कहती है, महंगाई के हवाले से खासतौर पे बात कीजिए, मईशत की मैं बात करूँ, कहते हैं जी IMF से नए मुआहदे और ये जो खासतौर पे सऊदी पैकेज है, इसके बाद मईशत जो है वो दुरुस्त समत में जा रही है और अपोजिशन के पास कोई हल नहीं है, वो सिर्फ तनकीद कर रही है। कल एक माहिर माशियात मेरे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था, मैंने ये सवाल उनसे जब पूछा तो उनका ये कहना था कि आप सऊदी पैकेज को तो सबसे पहले सऊदी पैकेज ना कहें, लोन कहें, ये लोन है, कर्जा है। जी फैसल साहब। देखें, वो सऊदी पैकेज है या सऊदी लोन है, इन्होंने तो कशकोल तोड़ना था ना। इन्होंने कहा था कि मैं तो कोई कशकोल नहीं उठाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं ये करूंगा। आज आप सऊदीया का भी देखें और किस उस पे इन्होंने दिया, उस पे इन्होंने उनके लिए क्या करना है ये तो अभी बाद में पता चलेगा। और जिस तरीके से इन्होंने, मतलब है कि IMF के साथ अब आप जो है इन्होंने बातचीत की है, आपके खुद वफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि हम जो है वो तेल की कीमतें भी चढ़ाएंगे, बिजली भी महंगी होगी। अब बताएं ना, जिन्होंने कहा था कि हम ये कशकोल तोड़ देंगे, हम IMF के मुंह पे जाके पहले दिन ही 200 अरब पता नहीं डॉलर क्या क्या कह रहे थे कि हम मुंह पे मार देंगे, हम ये कर देंगे। आज बताएं कि वो कशकोल लेके IMF के साथ बैठे हैं, उन्हीं कहने पे आप तेल की कीमतें भी चढ़ा रहे हैं, उन्हीं कहने पर आप बिजली गैस की कीमतें भी चढ़ा रहे हैं, रोजमर्रा की अशिया की कीमतें भी चढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दी, जो कि टोटली IMF के लिए मुलाजमत करता है, हमारे जितने भी IMF के लिए काम करते हैं वो सारे आपके फाइनेंस में आपने लगा दिए हैं, तो उनके लिए काम करें, पाकिस्तानी आवाम के लिए तो नहीं सोचेंगे। उनने कल जो है वो उन्होंने तो बैग उठा के, ब्रीफकेस उठा के हफीज शेख साहब की तरह चले जाना है। इधर तो हम लोगों ने भुगतना है। बिल्कुल अपोजिशन के पास प्लान है। माजी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें जब पाकिस्तान उस वक्त भी मिला था, उस वक्त भी पाकिस्तान एक टूटा फूटा पाकिस्तान था, दहशतगर्दी थी, लाकानूनीयत थी, इकोनॉमिकल क्रंच था। आप देखें दुबई एयरपोर्ट पे लोग गाड़ियां छोड़ के भाग रहे थे, तो उस वक्त भी हमने इस मुल्क को संभाला। सैलाब की आफत हमारे ऊपर आई, हमने ऑपरेशंस किए, हमने जो है IDPs को संभाला। उसके बावजूद भी हमने रोजमर्रा की अशिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत हद तक की। उसके साथ साथ हमने जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, हमने लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई, पेंशन भी बढ़ाई, लोगों को सहूलियात भी दी। तो ये चीजें भी हम करते रहे। यहाँ पर तो महंगाई बढ़ रही है, सहूलियात क्या दे रहे हैं बताएं। अब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब कोई नोटिस ले रहे हैं गरीब लोगों के लिए। हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इनसे भी और इनके वज़ीर आज़म से भी, मेहरबानी करके कोई नोटिस ना लें। जिस चीज पे वो नोटिस लेते हैं उसका वो सत्यानाश कर देते हैं। यानी नोटिस आपको लगता है कि महंगा पड़ जाता है आवाम को? आवाम को जिस चीज का भी नोटिस लेते हैं, आपको पता नहीं कि उसके ऊपर तबाही फिर जाती है। जिस तरफ भी इनकी नजर जाती है, जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, आपके हवाले से खबर थी वो ये कि जी आपने कहा था कि PDM हुकूमत के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी की मदद हासिल कर सकती है और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो पंजाब में विफाक में तहरीक अदम एतमाद की पेशकश पर अभी भी कायम है। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज लीग हुकूमत के खिलाफ वाकई ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लाने के हक में है भी या नहीं? आपको लगता है इसके हक में है ये? देखें, ये आज की बात नहीं है, पहले दिन से हमने ये बात की है और उस दिन चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये बात की और हमने बार बार ये बात दोहराई है और हर प्रोग्राम में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम दोहराते हैं कि हम ऑफर करते हैं PDM की जमातों को, अपोजिशन की जमातों को कि आए, हम अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में और अपना मरकज में इस हुकूमत के खिलाफ ले आए ताकि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। और जो बात अपोजिशन कर रही है PDM वाले, अर्ली इलेक्शन की, तो अर्ली इलेक्शन भी हो जाएगा। अब हमें ये मंतक समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने कहा था कि नहीं आप यहाँ पर इस्तीफे दें। बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक इनके लिए हलाल है और पंजाब में और मरकज में इनके लिए हराम है। इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था, खाकान अब्बासी साहब ने हमसे एक्सप्लेनेशन कॉल की थी PDM में मौलाना फजल रहमान साहब की हिदायत के ऊपर कि आपने बाप के क्यों ग्रुप बनाए और 5 वोट या 4 वोट गिलानी साहब को क्यों दिलवाए।
तो आज हमारे सवाल बनता है कि क्या खाकान अब्बासी साहब मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर JUI को, मेंगल साहब को, चकजई साहब को भी नोटिस देंगे कि उन्होंने बाप के एक ग्रुप को बलूचिस्तान में वज़ीर आला पे क्यों सपोर्ट किया? आज तो वही काम वो भी कर रहे थे। तो वहां पर आप अदम एतमाद की तहरीक के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आप पंजाब में नहीं करना चाहते, आप मरकज में नहीं करना चाहते। आप क्यों तोल देना चाहते हैं इस हुकूमत को? क्योंकि पहले मरियम नवाज साहिबा की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इस हुकूमत को जो है वो 5 साल पूरे करने की हमारी ख्वाहिश है। कल शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि अभी जो है वक्त नहीं अदम एतमाद का, तो कब वक्त होगा? लोग तंग हैं, MPAs MNAs तंग हैं इनसे। आप लाकर तो देखिए अदम एतमाद की तहरीक, देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं होती है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने अदम एतमाद की तहरीक को नहीं जमा कराई। तो आज ये ऑफर दोबारा बरकरार है। आपके तवज्जो से हम दोबारा इनको कह रहे हैं कि आए हम मिलकर, जिस तरह हमने गिलानी साहब को सेंटर बनाया था मरकज में, इस तरह अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम पंजाब में भी और मरकज में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, आखिर में मैं जानना चाहूंगी, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। 2 से ढाई मिनट है, आपका लास्ट कमेंट भी आप जो देना चाहिए इसमें ऐड भी कर सकते हैं, सवाल भी जरा सुन लीजिएगा। नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से हुकूमतें कहती है जी नैब ऑर्डिनेंस से आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी पहले से कायम जो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो वैसे चलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ना हमने पहले रिलीफ मांगी है और ना हम इनसे दोबारा रिलीफ मांगने की ख्वाहिशमंद है। हमने तो पहले भी कोर्टों का सामना किया है, हम आज भी कोर्टों का सामना कर रहे हैं। हमें पहले भी गैर कानूनी तौर पर जो है जेलों में डाला गया, 11 साल 13 साल जरदारी साहब को जो है, और उसके बाद बाइज्जत बरी किया गया। हम कोई इनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे और ये नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखें जो ऑर्डिनेंस है कि प्रेसिडेंट किसी भी वक्त चेयरमैन नैब को फारिग कर सकता है। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप इतना करें जो कल बर्दाश्त कर सकें। कल ऐसा ना हो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने की है तो ऐसा ना हो कि सूद समेत आपको फिर वापस करनी पड़े ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जी कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारत में सिखों की एक अलग रियासत के क़याम की जानिब एक और कदम। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम के तहत भारत से आज़ादी के वोट डाले गए हैं और वोट डालने वाले सिखों का यह कहना था कि मोदी के भारत में अक़लियतों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है और जमहूरी उसूलों के जो तहत बात की जाए खालिस्तान का क़याम नागुज़ीर हो गया है। अच्छा, भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने राय दही की इजाज़त दी है और रेफरेंडम के लिए बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के अक़ब में वाक़ सरकारी इमारत मुख्तस की गई जिस पर खालिस्तान के झंडे भी लहराए गए। अच्छा, खालिस्तान रेफरेंडम के एक दिन बाद सिख फॉर जस्टिस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वोटिंग के लिए गैर जानिबदार माहिरीन की खिदमात हासिल की गई थी और उनकी गिनती के मुताबिक 30,000 सिखों ने रेफरेंडम में वोट डाले हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ज़रा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। मजीद वो कहते हैं जी हमें बड़ी तादाद में सिखों के हिस्से लेने का यकीन ये था, हिस्सा लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत ने यकीनी तौर पे हमें और सबको हैरान कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि जी बरतानिया और यूरोप के जो दीगर शहर हैं वहाँ से नताइज मौसूल होने तक ये जो रेफरेंडम के नताइज हैं इसका ऐलान नहीं किया। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़िज़ मेहमान दुपिंदर जीत सिंह साहब, तर्जुमान हैं जी ये सिख फॉर जस्टिस के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब ज्वाइन करने के लिए। लंदन में जो होने वाला है ये रेफरेंडम है, इसकी इंटरनेशनल सतह पर क्या हैसियत है और कौन इसको सुपरवाइज करे? मैं चाह रही हूँ कि आप नाजरीन को जरा समझाइएगा। जी बहुत धन्यवाद। सब तो पहला तो खास तौर पर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान का जिन्ना भी आवाम आसी उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने हमेशा ही सिखों के जोड़े हक ने, जोड़े उन्होंने राइट्स ने, उन्होंने हमेशा ही निरपक्षता दे नाल जिहड़ी आवाज़ उठाई है। और जिवें तुसीं पुछया कि रेफरेंडम जिहड़ा लंडन तो 31 अक्तूबर नूं जिहड़ा एतवार दे दिन स्टार्ट होया सी और पंजाब रेफरेंडम कमीशन जिहड़ा ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। जी ठीक है। अच्छा, जो इतनी बड़ी तादाद थी, कह रहे थे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी बड़ी तादाद जो है सिखों की वो रेफरेंडम में वोट डालेगी। सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी यकीनी तौर पे हुई होगी। बिल्कुल जी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਛੇਤੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth II ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ यूके क्यों रोकेगा? ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब इस रेफरेंडम की अगर मैं बात करूँ तो इससे कितने उम्मीद है, आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि सिखों की जो आवाज़ है वो अब वाकई पूरी दुनिया तक पहुँचेगी? पूरी दुनिया तक अभी भी पहुँची जा रही है, लेकिन ये जो सिखों के साथ अब जुल्म का सिलसिला जारी है, जो वहाँ पर किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, और ख़ासतौर पे जो खालिस्तान के लिए जो आप लोगों की एक मूवमेंट है, ये आपको क्या लगता है ऊँट किसी करवट बैठेगा? बिल्कुल, ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 2 ਨਵੰਬਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ यूनाइटेड नेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ठीक है। अच्छा दुपिंदरजीत सिंह साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो ये रेफरेंडम है, इसके नताइज से जो भारतीय सरकार है, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, आपको पता है उसकी सोच किस किस्म की है, ये जो सरकार है भारत की, इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या ये भारत पर किसी किस्म का कोई दबाव या प्रेशर डालेगी? बिल्कुल, जेकर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਿਮਾਂਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਕੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, यूनाइटेड नेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਖੇਗਾ, ਚਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 30,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ 150 ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ, 150 ਤਕਰੀਬਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपको याद होगा जो किसानों के पुरअमन मुजाहिरों के दौरान, मतलब बड़े अमन के साथ वो मुजाहिरे कर रहे थे, लेकिन जो सैकड़ों अफराद हैं उनको कत्ल किया गया भारतीय रियासत की जानिब से, और इसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को न्यूयॉर्क की अदालत ने सिखों के कत्ल से मुतालिक केस में समन भी जारी किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस रेफरेंडम के बाद
भारत में रहने वाले जो सिख हैं उनको मोदी हुकूमत क्या मजीद तंग करेगी? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान की जानिब से मैच में, तो उसका गुस्सा उन्होंने कश्मीरियों पर उतारना शुरू कर दिया था। तो भारतीय जो इस टाइम पे सरकार है उनकी एक अजीबोगरीब सी सोच है, बल्कि अजीबोगरीब सी नफ्सियात है कि वो गुस्सा फिर जुल्म करके निकालने की कोशिश करते हैं, दबा कर निकालने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी पर। बिल्कुल, इट्स नॉट ओनली अबाउट रेफरेंडम के रेफरेंडम तो बाद वो अपना गुस्सा कढ़णगे या नहीं कढ़णगे। गुस्सा तो ऑलरेडी पिछले 75 ईयर्स तो निकालिया जा रहा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 85% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰਸ ਡੈਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ठीक है, अच्छा लास्ट में कोई आप पैगाम देना चाहें? आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी, मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, तो मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, जितने भी सिख हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, और भारत में भी हमारा शो देखा जाता है, मैं चाहती हूँ अगर आपको पैगाम देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं जिन्ने भी मेरे सिख वीर भरा ने मैनू देख रहे ने, ਜਾਂ जिन्ने भी पाकिस्तान ਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, थैंक यू। ठीक है जी, दोपिंदर जीत सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।